जब कोई व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है और अंधेरे इरादों को जगह देता है तो उसके कार्य अप्रत्याशित हो जाते हैं, खासकर जब आप 10 साल के होते हैं। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोजा जाए? क्या सिर्फ भाग्य ही आने वाले खतरे से बचने के लिए काफी है? टेक्सास के एक शांत कोने में, पंपा शहर से दूर नहीं, एक एकांत फार्म हाउस था जहां एक असाधारण परिवार रहता था। रॉबिन डान यहां अपनी मां मिशेल कॉनराड, अपने बड़े भाई जैक और अपने सौतेले पिता ब्रायन के साथ रहती थी। परिवार के मुखिया की कड़ी मेहनत के कारण उनका फार्म फल फूल रहा था, जिन्होंने एक सफल कृषि व्यवसाय बनाया था। बच्चे देहात में शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते थे, जहां आमतौर पर सन्नाटा रहता था। उनके परिवार की कहानी तब शुरू हुई जब मिशेल ने बच्चों के जैविक पिता से अलग होने के बाद ब्रायन से मुलाकात की। वह एक शानदार इंसान निकला, जिसने जल्द ही बच्चों से जुड़ाव बना लिया। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली और अपना साझा जीवन शुरू कर दिया। 2005 के पतझड़ में परिवार एक नए सदस्य की प्रतीक्षा कर रहा था। मिशेल 6 महीने की गर्भवती थी। सभी बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे, खासकर ब्रायन, जो अपने खुद के बच्चे का सपना देख रहे थे। रॉबिन, जो 10 साल की हो गई थी, असाधारण रूप से बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी। सभी परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। वह अपने जैविक पिता के साथ भी गर्मजोशी भरा रिश्ता रखती थी, नियमित रूप से उनसे मिलती थी और गर्मियों की छुट्टियां उनके साथ बिताती थी। 30 सितंबर एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। शाम को रॉबिन सोने चली गई, लेकिन रात के बीच में पहली मंजिल से आने वाली अजीब आवाजों ने उसे जगा दिया। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। उसने अपनी मां की आवाज और तेज धमाके की आवाजें सुनी, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कुछ भयानक हो रहा था। रॉबिन बिस्तर से उठी और सुनने के लिए दरवाजे तक गई। अचानक गलियारे में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जो सीधे उसके कमरे के सामने रुक गए। दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। इस समय तक रॉबिन जितनी जल्दी हो सके वापस बिस्तर पर कूद चुकी थी। अगले क्षण कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंजी। 2 वस्तुएं रॉबिन के बाएं हाथ और पैर से कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरी। उनमें से एक ने अलमारी में एक निशान छोड़ दिया, लेकिन अंधेरे में अनजान व्यक्ति ने शायद इसे नहीं देखा। रहस्यमय आगंतुक कमरे से निकल गया और उसके भाई के पास गया। पड़ोसी कमरे से इसी तरह की आवाजें और जैक की धीमी सिसकियां आईं। फिर सब कुछ शांत हो गया। रॉबिन भय से जम गई। वह बिल्कुल स्थिर हो गई और यही उसे बचा गया। पूर्ण सन्नाटे में वह लेटी रही, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी और हिलने से डर रही थी। हर आवाज उसे अनजान व्यक्ति के कदमों की तरह लगती थी जो वापस आ सकता था। रॉबिन को ऐसा लगा जैसे वह कहीं आसपास हो, उसे देख रहा हो और उसकी हर हरकत का इंतजार कर रहा हो। लगभग 2.5 घंटे तक रॉबिन अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटी रही, इससे पहले कि उसने उठने की हिम्मत जुटाई। सावधानी से चारों ओर देखने के बाद उसे समझ में आया कि अनजान व्यक्ति आसपास नहीं था। कांपते हाथों से रॉबिन ने अपना मोबाइल फोन उठाया और 911 पर कॉल किया। हर हरकत करना मुश्किल था। डर ने उसे जकड़ लिया था। उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि अनजान व्यक्ति उसे सुन सकता है। रात की खामोशी में उसने 911 पर कॉल किया। मेरा नाम रॉबिन डुआन है, उसने कांपती आवाज में अपना परिचय दिया। उसने ऑपरेटर को बताया कि उसे ठंड लग रही है और वह डरी हुई है। उसने तेज आवाजें और अपने परिवार के चीखने की आवाजें सुनी हैं। रॉबिन को घर में अपने परिजनों को खोजने में डर लग रहा था, क्योंकि अनजान व्यक्ति अभी भी आसपास हो सकता था। घर में पहले से ही लंबा सन्नाटा था। उसकी धीमी पुकारों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। रॉबिन यह जानने के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि उसके परिजन कहां हैं। जब वह रसोई तक पहुंची, रॉबिन खिड़की के पास रुक गई और मदद का इंतजार करने लगी। जब उसने पुलिस की गाड़ियों की चमकती बत्तियां देखीं, तो वह अधिकारियों की ओर दौड़ पड़ी। रॉबिन की स्थिति आघातजनक थी। उसे तुरंत पुलिस की गाड़ी तक ले जाया गया। अधिकारियों के कई समूहों ने सभी सावधानियां बरतते हुए घर की तलाशी शुरू कर दी। वे इस बात के लिए तैयार थे कि अनजान व्यक्ति अभी भी अंदर हो सकता है। जो उन्होंने अंदर देखा
वह अनुभवी अधिकारियों को भी हिला गया। मिशेल को 2 महीने में मां बनना था। घर में मिले सबूत AK 47 के इस्तेमाल की ओर इशारा करते थे, जो आम दुकानों में शायद ही मिलता है और आमतौर पर विशेष रूप से ऑर्डर किया जाता है या सीमित मात्रा में खरीदा जाता है। पूरे समय रॉबिन पुलिस की गाड़ी में बैठी एक चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। जब अधिकारी लौटा और बताया कि अनजान व्यक्ति बहुत पहले भाग चुका था, रॉबिन, जो अभी अभी शांत हुई थी, फिर से रोने लगी जब उसे समझ में आया कि क्या हुआ था। उसे जांचकर्ताओं से बात करने के लिए थाने ले जाने की पेशकश की गई, लेकिन पहले रॉबिन ने जानवरों को खाना खिलाने में मदद करने की विनती की। यह उसे कुछ शांत होने में मदद कर सकता था। ऐसा लगा जैसे वास्तविकता पीछे हट गई हो। रॉबिन शांति से बाड़े में बकरियों को खाना खिला रही थी और अधिकारी को बता रही थी कि कैसे उसने और उसके भाई ने एक प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते थे। अचानक उसका दिमाग साफ हो गया। उसने आंसुओं के बीच पुलिस अधिकारी का कंधा पकड़ लिया और पूछा कि उसके परिजन घर से कब बाहर आएंगे। कानून के रक्षक को उसे फिर से हुई घटना के बारे में सच्चाई बतानी पड़ी। उसे नजदीकी मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की देखभाल में रॉबिन को पहली बार घटी घटना का पूरी तरह से एहसास हुआ, जबकि वह लगातार यह सोच रही थी कि किसने उसके परिवार को दर्द पहुंचाना चाहा होगा। मनोवैज्ञानिकों को रॉबिन के साथ काम करने में समय की आवश्यकता थी, लेकिन स्थिति नाजुक थी। जांचकर्ताओं ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और समझा घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर घंटा महत्वपूर्ण था। जांच के बाद डॉक्टरों ने अच्छी खबर साझा की। रॉबिन का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। अधिकारी रॉबिन को तुरंत बातचीत के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए थाने ले गए। सौभाग्य से वह जांचकर्ताओं से बात करने के लिए तैयार थी। दुर्भाग्यवश रॉबिन घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी। जांचकर्ताओं ने उसके माता पिता के किसी के साथ हाल के किसी विवाद की संभावना की जांच की, लेकिन रॉबिन ने इसका खंडन किया। जांचकर्ताओं ने यह परिकल्पना भी जांची कि रॉबिन का भाई संदिग्ध संगति में पड़ गया हो या प्रतिबंधित पदार्थों के संपर्क में आया हो। हालांकि रॉबिन ने इन अनुमानों को भी खारिज कर दिया। वह किसी का नाम नहीं बता सकी जो उसके परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता हो। रॉबिन ने विस्तार से सब कुछ बताया जो उसने सुना था, लेकिन अज्ञात व्यक्ति का चेहरा नहीं बता सकी। उसने सिर्फ एक काली छाया को क्षणिक रूप से देखा था, सीधे नहीं देखा था, इसलिए वह कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे सकी। रॉबिन को केवल इतना यकीन था कि वह एक गोरे रंग का आदमी था। हालांकि एक विवरण ने जांचकर्ताओं को भ्रमित कर दिया। रॉबिन ने दृढ़ता से दावा किया कि उसने 15 धमाकों की आवाजें सुनी थीं। घटनास्थल की जांच में ठीक इतनी ही खोखों की संख्या मिली। यह अजीब लगा कि तनावपूर्ण स्थिति में रॉबिन सटीक संख्या याद रख सकी। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने बस अनुमान लगाया था। आवाजें 10 से ज्यादा थीं, इसलिए उसने 15 की संख्या बताई। किसी भी स्थिति में अधिकारी रॉबिन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इस समय यह अस्पष्ट था कि कौन और क्यों यह कार्य कर सकता था। संभवतः अज्ञात व्यक्ति ने व्यापक कार्रवाई की योजना बनाई थी और अपने इरादों में दृढ़ था। इस स्थिति में रॉबिन अभी भी असुरक्षित स्थिति में हो सकती थी। उसकी सुरक्षा के लिए रॉबिन को एक विशेष सहायता केंद्र में रखा गया, जहां वह अपने जैविक पिता, सौतेली मां और सौतेली बहन की देखरेख में थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सुरक्षा सुनिश्चित की। पहले रॉबिन अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहती थी। अब केवल उसका पिता ही उसकी देखभाल कर सकता था। आदमी रात के बीच में तुरंत अपनी बेटी को लेने आया। जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद उन्हें सीधे केंद्र तक पहुंचाया गया। रॉबिन को सभी सावधानियों की आवश्यकता समझाई गई और उससे केंद्र का परिसर न छोड़ने का अनुरोध किया गया। उसने इसके लिए समझ दिखाई, क्योंकि वह खुद घटनाओं की पुनरावृत्ति से डरती थी। एकमात्र अपवाद परिजनों से विदाई था। वहां उसे अधिकारियों ने साथ दिया। समारोह में कई स्थानीय निवासी एकत्र हुए। कई लोग इस परिवार को जानते थे और उनके बारे में स्नेहपूर्वक बात करते थे। यह घटना पूरे स्थानीय समुदाय को झकझोर गई। टेक्सास का एक शांत कृषि उपनगर एक ऐसी घटना से हिल गया
जिसने पूरे स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया। रॉबिन और सैकड़ों एकत्रित लोगों के लिए विदाई समारोह एक कठिन परीक्षा बन गया। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इन अच्छे लोगों के साथ क्या हुआ था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने स्थिति का लाभ उठाने का फैसला किया। विदाई समारोह के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रसारित की गई। परिवार से विदा लेने आए कई लोगों में नागरिक कपड़ों में अधिकारी भी थे जो घटनाओं को ध्यान से देख रहे थे। रॉबिन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जो अपने पिता, सौतेली मां और सौतेली बहन से घिरी हुई थी। हालांकि कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई। इस समय तक विशेषज्ञों ने अपराध स्थल की जांच पूरी कर ली थी। महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। इमारत के अंदर जूते के निशान और घर के बगल में टायर के निशान। विशेषज्ञों ने सावधानीपूर्वक सभी मिले निशानों और टायर के पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया। अनचाहे मेहमान के और जैविक निशान नहीं मिले। संभवतः उसने सुरक्षात्मक दस्ताने पहने थे। पिछले दरवाजे पर तोड़फोड़ के निशान मिले। हालांकि कीमती सामान अछूता रहा, जिसमें नकदी वाला बटुआ और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं जो खुले में पड़ी थीं। इससे जांचकर्ताओं को लगा कि धन प्राप्ति लक्ष्य नहीं था। अनचाहा मेहमान व्यवस्थित और ठंडे दिमाग से काम कर रहा था, जो अनियंत्रित व्यवहार की संभावना को खारिज करता था। हालांकि पीड़ितों के कोई ऐसे विरोधी नहीं थे जो ऐसा कार्य करने में सक्षम होते। पारिवारिक वातावरण की जांच निष्फल रही। सभी बिना किसी विवाद के कानून का पालन करने वाले नागरिक निकले। घटना के समय रॉबिन का पिता पड़ोसी शहर में था, जिसकी पुष्टि उसकी पत्नी ने की, जिसने बताया कि उसका पति घर पर था। विशेषज्ञ जांच को आगे बढ़ाने के लिए संकेतों की उम्मीद में एकत्रित साक्ष्यों का विश्लेषण करते रहे। हर छोटा विवरण इस घटना को सुलझाने की कुंजी हो सकता था। पाइनविल, मिसौरी के छोटे शहर में जांच धीरे धीरे बेनतीजा होती जा रही थी। करीबी परिवार के सदस्यों की जांच से कोई संभावित संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि घटना की प्रकृति गहरे व्यक्तिगत कारणों की ओर इशारा करती थी, संभवतः पुरानी कड़वाहट या अनसुलझे विवाद। परिजनों की चिंता रॉबिन के परिवार की घटना से एक दिन पहले शुरू हुई। वे पूरे दिन अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पाए, और जब वे शाम को घर पहुंचे तो परिचित पारिवारिक माहौल के बजाय उन्हें बैरिकेड और पुलिस टेप मिली। पड़ोसियों से उन्हें ऑर्ली और डॉन मैकूल के साथ हुई एक गंभीर घटना के बारे में पता चला। जांच दल अभी भी घटनास्थल पर काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने आए हुए रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन वे संदिग्ध की खोज के लिए कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं दे सके। एक दिलचस्प खोज घर में पाए गए अनोखे कैलिबर के कारतूस के खोल थे, AK-47 के, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दुर्लभ है। अगले दिन स्थानीय निवासी श्री किंग ने पुलिस से संपर्क किया और अपने घर में सेंधमारी की रिपोर्ट दर्ज कराई। व्यावसायिक यात्रा से लौटने पर उन्होंने अपने घर में उपकरणों की तिजोरी को टूटा हुआ पाया। आदमी कई दिनों से अनुपस्थित था। चोरी की गई वस्तुओं में ठीक एक AK-47 था। घटनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट हो गया। जांच से पता चला श्री किंग का एक मजबूत अलिबी था। वह वास्तव में दूसरे शहर में था। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों की भी तिजोरी तक पहुंच हो सकती थी। चोरी की गई गोला बारूद की तकनीकी विशेषताएं मैकूल के घर से मिले सबूतों से मेल खाती थीं। पुष्टि के लिए बैलिस्टिक परीक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन पहले अपराध का हथियार मिलना जरूरी था। किंग परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, एक व्यक्ति को छोड़कर, लेवी, रिपोर्ट करने वाले की बेटा, जो नहीं आया। युवक न्याय से भाग रहा था। रिश्तेदारों को घटना में उसकी भागीदारी का संदेह था। लेवी विशेष रूप से मुश्किल स्वभाव के लिए जाना जाता था। 23 वर्षीय व्यक्ति का पहले से ही कानून से संघर्ष था। पहले उसने सेंधमारी की थी, एक पड़ोसी के घर से कीमती सामान चुराया था और आगजनी की थी। अदालत ने उसे 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसने 3 साल से भी कम समय बिताया। वर्णित घटनाओं से कुछ समय पहले उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की योजना थी। स्वतंत्रता की खोज में लेवी ट्रांसपोर्ट के दौरान भाग गया। रॉबिन के परिवार के साथ हुई घटनाओं के बाद वह भागता रहा। इस समय तक जांचकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं जोड़ा था।
मिसौरी पुलिस ने लेवी से संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी और मीडिया के माध्यम से जनता को सूचित किया। नागरिकों को सलाह दी गई कि वांछित व्यक्ति को देखने पर संपर्क न करें, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचित करें। किंग की रिपोर्ट के कारण जांचकर्ताओं के पास संदिग्ध की एक तस्वीर थी। एक डॉज डकोटा पिकअप का गायब होना विशेष रुचि का विषय बन गया, जो मैकूल परिवार का था। वाहनों को खोज प्रणाली में दर्ज किया गया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मैकल्स के घर की घटना के संबंध में युवक के लिए गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया। जांचकर्ताओं को संदेह था कि घटना का कोई विशिष्ट कारण नहीं था। अपराधी परिवार को नहीं जानता था। लेवी, जिसकी तलाश की जा रही थी, को राज्य छोड़ने के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी। उसे एल पासो, टेक्सास में मैक्सिकन सीमा के पास सीमा गश्ती द्वारा रोका गया। संभवतः वह इसे पार करने की योजना बना रहा था। युवक ने आश्चर्यजनक रूप से शांति से डिक्की में अपने हथियारों के बारे में बताया। इसने अधिकारियों का ध्यान खींचा, जिन्होंने जांच के दौरान पाया कि पिकअप को चोरी के रूप में दर्ज किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति, जो लेवी किंग निकला, को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए स्थानीय थाने ले जाया गया। अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान उसका व्यवहार आश्चर्यजनक था। जांचकर्ताओं के साथ एक छोटी बातचीत में उसने आश्चर्यजनक रूप से मैकल परिवार की घटना को स्वीकार कर लिया। उसने पाइन विले, मिसौरी के एक जोड़े का जिक्र किया और विस्तार से उनके ठिकाने का वर्णन किया। जानकारी की जांच ने ऑर्ली और डॉन मैकल के बारे में उसके बयानों की पुष्टि की। लेवी को अपने कार्यों के कारणों की व्याख्या करने में कठिनाई हो रही थी। उसके अनुसार वह एक वाहन खोजने के लिए शहर की सीमा पर एक यादृच्छिक घर में घुस गया। चयन स्वतः स्फूर्त था, जैसा कि उसने वर्णन किया, अनियंत्रित आवेगों से प्रेरित था। परिसर का निरीक्षण करते समय उसे पकड़ लिया गया। घर की मालकिन यह जानने के लिए बाहर आई कि अजनबी क्या चाहता था। किंग ने दावा किया कि वह घबरा गया और उसने हिंसा का प्रयोग किया। आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। घबराहट की स्थिति में लेवी ने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया और अपनी कार्रवाई जारी रखी। उसे तुरंत आगे की जांच के लिए मिसौरी ले जाया गया। उसने मैकल्स के साथ हुई घटना में अपनी भागीदारी की पुष्टि फिर से की। इसके बाद उसने यात्रा के लिए उनकी पिकअप ले ली। फिर एक और स्वीकारोक्ति आई, टेक्सास में रॉबिन के परिवार के साथ हुई घटना में अपनी भागीदारी के बारे में। विवरण घटनास्थल पर मिले सबूतों से मेल खाते थे। AK-47 के एक जैसे खोल। अपराधी भूतल पर काम कर रहा था जब उसने ऊपरी मंजिल पर कोई हलचल सुनी। यह रॉबिन थी, जो शोर से जाग गई थी। स्थिति को समझे बिना वह ऊपर गया और संभावित गवाहों को खत्म करने के लिए कमरों की जांच करने लगा। इसके बाद उसने कुछ कीमती सामान लिया और गायब हो गया। पुलिस अधिकारियों ने टेक्सास में अपने सहयोगियों से संपर्क किया और उसके बयानों की पुष्टि प्राप्त की। इस समय रॉबिन, जो चमत्कारिक रूप से दुखद भाग्य से बच गई थी, अपराधी की संभावित वापसी के डर से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संरक्षण में थी। जांच ने परिणाम दिए। जांचकर्ताओं ने लेवी के खिलाफ अपने संदेह की पुष्टि की। आखिरकार तनाव कम हुआ और गवाह कुछ आराम कर सकी। कई दिनों तक वह चिंता के कारण मुश्किल से सो पाई। अगले दिन टेक्सास के जांचकर्ता लेवी को लेने थाने पहुंचे। कानून प्रवर्तकों की उपस्थिति में परिवहन के दौरान उसने खुलकर अपनी भावनाएं साझा की। उसके शब्दों के अनुसार अनुभव किए गए पल उसे किसी भी निषिद्ध पदार्थ से अधिक आनंद देते थे। घंटों बाद भी वह बारूद और पसीने की गंध को याद करता रहा, जो उसमें सच्ची उत्तेजना पैदा करती थी। लेवी ने यह सब बिना किसी झिझक के सभी पुलिस अधिकारियों को बताया। कार्यालय में उसने वीडियो पर मिसौरी में मैककूल परिवार के साथ हुई घटना को स्वीकार किया। किंग ने एक अचानक आवेग का पालन किया और मैक्सिकन सीमा तक जाने के लिए एक कार हासिल करने की योजना बनाई। रास्ते में यह आवेग वापस आ गया। उसने रॉबिन परिवार का एकांत घर देखा और घुस गया। उन्हें पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से चुना। वह किसी भी परिवार को नहीं जानता था। गंभीर परिणामों के प्रति सचेत होकर लेवी ने मैक्सिको भागने का प्रयास किया। मिसौरी में उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने वकील की सलाह पर उसने अभियोजन पक्ष के साथ
एक समझौते पर सहमति व्यक्त की। किंग को बिना पैरोल की संभावना के 2 क्रमिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। टेक्सास की घटनाओं पर अभी सुनवाई होनी बाकी थी। स्थानीय अभियोजन पक्ष ने एक सैद्धांतिक स्थिति ली और समझौतों को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग की कोई संभावना नहीं थी। अभियोजक मामले की सफलता की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त था। फिर भी मुकदमे के जटिल और लंबा होने की उम्मीद थी, जैसा कि ऐसे मामलों में आम है। सावधानीपूर्वक तैयारी में कई साल लगे। इस दौरान आरोपी टेक्सास में बिना जमानत के हिरासत में रहा। उसके भविष्य का निर्धारण करना था। क्या वह टेक्सास में रहेगा या अपनी सजा मिसौरी में काटेगा। मुकदमे की शुरुआत में रॉबिन 14 साल की थी। सुनवाई उसके 15वें जन्मदिन से कुछ समय पहले हुई। वह लेवी के अपने परिवार के खिलाफ किए गए कार्यों की निरर्थकता से क्रोधित थी। उसके पास कोई कारण नहीं था, केवल अस्पष्टीकृत आवेग। उसने इस व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी सजा का दृढ़ता से समर्थन किया। हालांकि बचाव पक्ष ने एक अलग स्थिति ली और अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया। जनमत 2 खेमों में बंट गया था। कुछ किंग के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे, जबकि अन्य बिना पैरोल के आजीवन कारावास को अधिक उचित मानते थे। वकील ने शुरू से ही लेवी किंग को एक मानवीय प्रकाश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जूरी के निर्णय को प्रभावित करने की आशा में। बचाव पक्ष ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया। किशोरावस्था में उसे द्विध्रुवी विकार का निदान हुआ था। लेवी के चिकित्सा रिकॉर्ड में विभिन्न निदान थे: अवसाद, मनोविकार और यहां तक कि सिजोफ्रेनिया। लेवी एक बड़े परिवार में पला बढ़ा। वह 7 बच्चों में से एक था। हालांकि उसे माता पिता का ध्यान और देखभाल स्पष्ट रूप से कम मिली। समस्यात्मक व्यवहार जल्दी दिखाई दिया। प्राथमिक विद्यालय में ही उसने आग लगाई और जानवरों के प्रति अस्पष्टीकृत आक्रामकता दिखाई। विशेषज्ञों ने इसे एक आक्रामक पिता और एक उदासीन मां के प्रभाव का परिणाम माना। पारिवारिक परिस्थितियां आदर्श से बहुत दूर थीं। नशे के आदी माता पिता बच्चों की देखभाल नहीं करते थे। पिता ही थे जिन्होंने लड़के को शराब और प्रतिबंधित पदार्थों से परिचित कराया और शिक्षा के नाम पर नियमित रूप से हिंसा का प्रयोग किया। किशोरावस्था में लेवी ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया। जीवन की परिस्थितियां भयावह थीं। गरीबी, गंदगी और निरंकुश पिता का लगातार दबाव। जब जांचकर्ता पहली बार लेवी के घर में गए, वे जो देखकर स्तब्ध रह गए। विशेष रूप से एक दीवार प्रभावशाली थी जिस पर हथियारों का संग्रह था। उल्लेखनीय था कि उस पर जलने के निशान थे। स्पष्ट गरीबी के बावजूद लेवी हमेशा शूटिंग उपकरण और गोला बारूद खरीदने के लिए पैसे ढूंढ लेता था। यह खतरनाक शौक स्पष्ट रूप से बचाव पक्ष की स्थिति के विपरीत था, जो उसे एक अच्छे इंसान के रूप में पेश कर रहा था, जो प्रतिकूल परिस्थितियों और कठिन बचपन का शिकार हुआ था। अभियोजन पक्ष ने उसे एक खतरनाक अपराधी माना, जो आगे भी कानून तोड़ने को तैयार था। सुनवाई में उसकी अजीब टिप्पणियों का जिक्र किया गया, जो उसने मिसौरी से प्रत्यर्पण के दौरान जांचकर्ताओं के सामने बारूद की गंध के बारे में की थी। रॉबिन मुकदमे की मुख्य गवाह बनी, एकमात्र व्यक्ति जो अपराधी से मुठभेड़ से बच गई। अदालती कार्यवाही उसके लिए आसान नहीं थी। आघात से उबरने के लिए किए गए वर्षों के काम को नुकसान पहुंच सकता था। फिर भी वह उस व्यक्ति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी जिसने उससे उसके परिजनों को छीन लिया था। बाद में रॉबिन ने पत्रकारों के साथ एक साक्षात्कार में अदालत में आरोपी के साथ पहली मुलाकात के अपने अनुभव साझा की। सबसे ज्यादा उसे उसकी खाली, निर्जीव आंखें हिला गईं। उस क्षण तक उसके मन में इस व्यक्ति के प्रति तीव्र नकारात्मक भावनाएं थीं, लेकिन जब उनकी नजरें मिलीं, तो उसे आश्चर्यजनक रूप से माफ करने का भाव महसूस हुआ। रॉबिन ने महसूस किया कि उसका अपना जीवन बहुत मूल्यवान है। किसी ऐसे व्यक्ति पर भावनाएं बर्बाद करने के लिए जो पूरी तरह से भावनाहीन प्रतीत होता है। उसकी जीवनी के विवरण जानने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लेवी बस अलग नहीं हो सकता था। सभी तर्कों की जांच के बाद 12 जूरी सदस्य विचार विमर्श के लिए चले गए। वे विशेष रूप से आरोपी के कार्यों में किसी भी कारण की कमी से स्तब्ध थे
सब कुछ स्वतःस्फूर्त बिना किसी कारण के किए गए कार्यों का परिणाम था। सभी पीड़ित यादृच्छिक लोग थे। अभियोजन पक्ष ने लेवी किंग को एक विशेष खतरनाक अपराधी के रूप में चित्रित किया और अधिकतम सजा की मांग की। जूरी को अपने विचार विमर्श के लिए लगभग 8 घंटे लगे। अंततः उन्होंने मृत्युदंड के खिलाफ फैसला किया। लेवी को बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा मिली। अभियोजन पक्ष के विरोध के बावजूद उसे अपनी सजा काटने के लिए मिसौरी भेजने का फैसला किया गया। रॉबिन को अनुभव से उभरने में लंबा समय लगा। उसे बुरे सपने आते थे। अकेले रहने और बिना किसी के साथ घर से बाहर जाने से डर लगता था। वर्षों बाद भी कठिन क्षण आते थे, लेकिन परिजनों के समर्थन ने उसे इससे निपटने में मदद की। हर दिन रॉबिन किस्मत की शुक्रगुजार है उस मौके के लिए जो उसके परिजनों को नहीं मिला।